गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। तो हमारे पास में सेट किसका है? रेजिड्यू क्लासेस का सेट है। और रेजिड्यू क्लासेस हम कल देख चुके थे कि हमारे पास में इंटीजर्स का सेट है, और अगर इंटीजर्स के सेट के ऊपर कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन, अगर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, इन दैट कंडीशन हमारे पास में जो जेड के एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती है वही यहाँ पर क्या कहलाती है? रेजिड्यू क्लासेस कहलाती है। तो हमारे पास में सेट किसका है? रेजिड्यू क्लासेस का सेट है। और किसके ऊपर है? मॉड्यूलो एन के ऊपर है। इन दैट कंडीशन हमारा सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एन इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू एन माइनस के 1। ये हमारे पास में क्या हो गया? सेट हो गया किसका? रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन का सेट हो गया है। अब हमें इस सेट को बताना है कि यह सेट क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। इट मीन्स यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हमारी क्या, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी? प्लस होगी। तो हमें ये बताना है कि ये सेट यहाँ पर क्या है? अबेलियन ग्रुप है। किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर हमारी जो एलिमेंट है सेट के वो कौन है? रेजिड्यू क्लासेस के फॉर्म के अंदर है। तो सबसे पहले किसी भी सेट को या किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर हमें अबेलियन ग्रुप बताना होता है या फिर ग्रुप बताना होता है तो ग्रुप की हम 4 प्रॉपर्टीज हमें बतानी पड़ेगी। फर्स्ट, क्लोजर होनी चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी उसमें होल्ड होनी चाहिए। एंड थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। एंड फोर्थ, इन्वर्स होना चाहिए। और अगर अबेलियन भी बताना होता है तो अबेलियन के लिए उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए हमारे पास में 2 इक्विवेलेंस क्लासेज हैं ए और बी, जो कि कहाँ से आ रही है? इस आई एन से आ रही है। हमें पता है कि ये जो रेजिड्यू क्लासेस है, इन रेजिड्यू क्लासेस के अंदर हमारा पूरा का पूरा जेड क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। इट मीन्स इस 0 की रेजिड्यू क्लास में, 1 की रेजिड्यू क्लास में अप टू n-1 तक की जितनी भी रेजिड्यू क्लासेस होगी, इन सारे के सारे क्लासेस में क्या होंगे? जेड के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर आप आगे बढ़ते हो तो n की जो रेजिड्यू क्लास होती है वो 0 के इक्वल होती है, और n+1 की जो रेजिड्यू क्लास होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये आप देख सकते हैं रेजिड्यू क्लासेस की डेफिनेशन से, क्योंकि n जो होता है, n की रेजिड्यू क्लासेस में कौन से एलिमेंट आएंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं n की रेजिड्यू क्लास, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? z के वो एलिमेंट जो कि n के साथ में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? x किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस के n जो होता है वो x माइनस एन को डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज देट x माइनस के n किसका मल्टीपल हो गया? n के का मल्टीपल हो गया, जहाँ पे k कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। और x इक्वल्स टू क्या हो गया? n प्लस एन के, और n प्लस एन के को आप n के 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा? n का ही मल्टीपल होगा। और कल हम देख चुके थे कि जो 0 की रेजिड्यू क्लास होती है, 0 की रेजिड्यू क्लास में भी कौन से एलिमेंट आते हैं? n के की फॉर्म में ही आते हैं। इसलिए n की रेजिड्यू क्लास और 0 की रेजिड्यू क्लास क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली अगर हमें n+1 की रेजिड्यू क्लास देखनी हो तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? z के वो एलिमेंट कि x कॉन्ग्रुएंट टू n+1 एंड mod n, इस टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो n किसको डिवाइड करेगा? x माइनस के n-1 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा? x इक्वल्स टू n+1 प्लस के n के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से n प्लस एन के को अगर हम x इक्वल्स टू n के 1+1 की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली कल हम देख चुके थे कि 1 की रेजिड्यू क्लासेस में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? n के 1+1 टाइप के ही एलिमेंट आते हैं। इसलिए n+1 की जो रेजिड्यू क्लास होगी वो 1 की रेजिड्यू क्लास के ही इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो z होता है उस पूरे के पूरे z को हम 0 से लेकर n-1 तक की रेजिड्यू क्लासेस में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं n की रेजिड्यू क्लास या n+1 की रेजिड्यू क्लास, तो ये रेजिड्यू
क्लासेस क्या होती है, वापस रिपीट होने लगती है। इसलिए अगर हम यहाँ पर सेट ले रहे हैं तो उस सेट के अंदर हम क्या ले रहे हैं, सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस ले रहे हैं। इनके अंदर एक भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास में IN क्या है, सेट है। सेट से हमने 2 रेजिड्यू क्लासेस ले ली, अर्थात 2 एलिमेंट ले लिए। अब नाउ हम क्या देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो A प्लस के B किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B के। ये हम कल देख चुके हैं रेजिड्यू क्लास की प्रॉपर्टी से कि रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ B किसके इक्वल होता है, रेजिड्यू क्लास ऑफ A प्लस B के। नाउ यहाँ पर जो हम देखते हैं कि A और B क्या है, इंटीजर है, तो A प्लस B भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस IN के अंदर प्रत्येक इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक रेजिड्यू क्लास मिलेगी, क्योंकि जब आप 0 से लेकर n-1 तक चलोगे तब तो आपको डिफरेंट मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप n से n+1 तक चलोगे तो वो आपस में क्या होगी, रिपीट होने लग जाएगी, अर्थात इनके ही इक्वल होगी। अर्थात इस Z के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रही है, रेजिड्यू क्लास मिल रही है। और यहाँ पर A प्लस B भी क्या है, कोई इंटीजर ही होगा। इट मीन्स ये भी किसके अंदर ही होगी, IN के अंदर ही होगी। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइज हो गई कि आपने कोई भी 2 रेजिड्यू क्लासेस ली सेट के अंदर से, तो उन दोनों का जो एडिशन मिला वो एडिशन भी क्या हो गया, सेट के अंदर से ही हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी के अंदर क्या करते हैं हम, मान लीजिए A, B और C किसको बिलोंग करता है, सेट IN को बिलोंग करता है। हमारे पास में 3 रेजिड्यू क्लासेस है जो कि किसको बिलोंग करती है, IN को बिलोंग करती है। नाउ हम देखते हैं A प्लस के B प्लस के C किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस के B प्लस के C। ये हमारे पास में रेजिड्यू क्लासेस की प्रॉपर्टी से आ गया, इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। तो यहाँ से हम क्या लेके चले थे, A प्लस B प्लस C लेके चले थे और हमें मिल गया A प्लस B प्लस C भी मिल गया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो 0 होता है फॉर ऑल A belongs to IN, there exists 0 belongs to IN such that A प्लस के 0 इज इक्वल्स टू A प्लस 0 इक्वल्स टू A के ही इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो गया, लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया। सिमिलरली अगर आपको राइट आइडेंटिटी चेक करना हो तो 0 प्लस A इक्वल्स टू 0 प्लस A इक्वल्स टू A के ही इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमें पता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 एलिमेंट है। और हमारे पास में हमने क्या लिया, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू IN। अगर हमें 0 लाना हो तो एक माइंड में एक चीज़ आती है कि अगर आप माइनस A ले लो यहाँ पर, कि अगर आपने यहाँ पर माइनस A रेजिड्यू क्लास ले ली, अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो A माइनस से आपको क्या मिल जाएगा, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। बट ये चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पर माइनस A लिखा तो माइनस A देख रहे हैं कि हम सेट के अंदर से कहीं से भी नहीं आ रहा है, सेट के अंदर सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही है। इन दैट कंडीशन हम यहाँ पर माइनस A तो ले ही नहीं सकते रेजिड्यू क्लास के अंदर। तो अगर हम क्या ले ले, देयर एग्जिस्ट n माइनस के A,
बिकॉज n माइनस के अगर आप ले लोगे तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू in देयर एग्जिस्ट n माइनस के a सच दैट a प्लस n माइनस के a इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस एन माइनस के इक्वल्स टू रेजिड्यू क्लास ऑफ n। और अभी हम यहाँ पर अभी हमने देखा था कि रेजिड्यू क्लास ऑफ n किसके इक्वल होती है, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 के ही इक्वल होती है। तो हमने एक आइडिया लगाया यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर n ना ले केवल और केवल माइनस a ले तब भी a माइनस a डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि जो इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, सेट के अंदर से होना चाहिए। और सेट के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स तो है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अगर आपने a लिया in में से तो उसका इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, n माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी है, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी commutative property for all a b belongs to in a plus के b a plus b equals to a plus b equals to b plus a। आपको एग्ज़ाम के अंदर सब कुछ पूरा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर a और b किसको बिलोंग करते हैं, z को बिलोंग करते हैं। तो a प्लस बी भी किसको बिलोंग करता है, z को बिलोंग करता है। और z के अंदर क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के इक्वल हो जाता है। किसके अंदर, z के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लिखना कि z के अंदर क्रम विनिमयता के कारण a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस a। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b प्लस a मिल जाएगा। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ आइडिया नहीं मिले कि यहाँ पर कि ज़ीरो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, या फिर जो n माइनस ए होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट होगा। तो इसके लिए हम जो डेफिनेशन काम में लेते हैं किसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की या इन्वर्स एलिमेंट निकालने की। तो वैसे तो एग्ज़ाम में आपको इनको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है, लेकिन हम एक बार समझने के लिए इसको देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 कैसे आया। तो हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन यूज़ करते हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर तो डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है, बस हम यहाँ पर केवल और केवल समझने के लिए देख रहे हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू in, हमें पता नहीं है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू in सच दैट a प्लस के b इज इक्वल्स टू a। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम डेफिनेशन का यूज़ ले रहे हैं, हम डेफिनेशन को यूज़ में लेते हुए काम में ले रहे हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एक मेथड तो ये होता है कि या तो आप इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ से इक्वल्स टू a, और दोनों इक्वल कब होती है, एक तरीका तो ये कल हमने देखा था कि दो रेजिड्यू क्लासेज आपस में इक्वल कब होती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एनो, ये वाली डेफिनेशन देखी थी। तो हम देखते कि दोनों की दोनों रेजिड्यू क्लासेस इक्वल है, इट मीन्स ए प्लस के बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। तो यहाँ से एन किसको डिवाइड करेगा, ए प्लस के बी माइनस ए को। तो यहाँ से एन किसको डिवाइड करेगा, बी को, इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू एन के। तो b के अंदर किस फॉर्म के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, n के टाइप्स के फॉर्म, मतलब n के टाइप्स के एलिमेंट आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो 0 की रेजिड्यू क्लास होती है उसमें भी किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, n के टाइप के ही एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर जो b होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एक मेथड तो ये होता है, और अगर आपको एक और मेथड चेक करना हो तो हम देखते हैं कि a की रेजिड्यू क्लासेस में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, a प्लस एन के 1, बी की रेजिड्यू क्लासेस में b प्लस एन के 2,
इक्वल्स टू ए प्लस एन K1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो b इक्वल्स टू माइनस के एन K2 या फिर b इक्वल्स टू एन माइनस के K2। ये एक इंटीजर ही है K2, तो यहाँ पर आप इसको एक नया इंटीजर K3 कंसिडर कर लीजिए, तो b इक्वल्स टू क्या मिल गया, एन K3 मिल गया। और जीरो की रेजिड्यू क्लासेस में भी किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, एन के टाइप के ही एलिमेंट आते हैं, और b के अंदर भी किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, एन के मल्टीपल के रूप में ही आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो b होगा वो जीरो की रेजिड्यू क्लास के ही इक्वल होगा। सिमिलरली आप इन्वर्स एलिमेंट की भी चेक कर सकते हैं, बट आप एग्ज़ाम के अंदर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, डायरेक्टली ही आपको जैसे स्टार्टिंग से करवाया क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी, देन एसोसिएटिविटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एंड कम्यूटेटिव। बस ध्यान में ये रखना कि यहाँ पर जो अगर आप साइड में जो नोटेशंस लिखते हैं ये लिखना कंपलसरी होता है कि एग्जाम में जब आप लिखो तो हमें पता है कि a प्लस के b इक्वल्स टू होता है a प्लस के b। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे एग्जाम के अंदर तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको डायरेक्टली ही क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।